हाँ जी, CFR क्या पढ़ा था सर कल हमने पढ़ा था इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर सबसे पहले क्या आया था इसमें, डेफिनेशन आया था कि पीपीई का डेफिनेशन क्या होता है सर, पीपीई आर द टेंजिबल आइटम्स एंड हाँ हेल्प फॉर यूज इन तीन पर्पज के लिए, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा हाँ रेंटल टू अदर्स, तीसरा क्या फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ओके 1 ईयर। और बेयरर प्लांट फिर हमने पढ़ा, बेयरर प्लांट, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, दीज आर आल्सो द पीपीई, बट हाँ लिविंग एनिमल्स वगैरह, लिविंग प्लांट्स अदर देन द बेयरर प्लांट्स आर नॉट द पीपीई। अच्छा बेयरर प्लांट क्या होते हैं सर, ऐसे बेयरर प्लांट जैसे मैंगो ट्री, मैंगो और कोकोनट ट्री खुद क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग प्लांट्स यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब मैंगो ट्री से मैंगो, so that is the agricultural produce expected to bear for more than वन पीरियड। अच्छा इनका भी लाइफ क्या होता है, 1 साल से ज्यादा का होता है, और इनको बेचने का भी कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। हाँ स्क्रैप में कभी बेचना पड़ा तो एक अलग बात है सडन, अदरवाइज हमको बेचने का इसका कोई मूड नहीं है। ओके सर पीपी को बुक्स में रिकॉग्नाइज कब किया जाता है, कब किया जाएगा, पीपी रिकॉग्नाइज ऑन एज एसेट इफ एंड ओनली इफ क्या, future economic benefit will flow to the entity and cost can be measured reliably। ओके फिर हमने कुछ आइटम्स के लिए जाना, स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विस इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो आते हैं ना, तुमको पता है एएस इंडिया के अंदर क्या आएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, वो केस स्टडी बेसिस पे बना के ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे, भैया ये सब इक्विपमेंट वगैरह है अपने पास, सर्विसिंग इक्विपमेंट है, बताइए क्या इसे पीपी कंसिडर किया जाएगा। तो तुमको सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा कि भैया अगर ये डेफिनेशन और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट आउट करता है तब तो ये पीपी है, अदरवाइज ये पीपीई नहीं है। फिर तुमको बोलेगा इनसिग्निफिकेंट आइटम है, छोटे छोटे आइटम्स है, अपन उसको क्या करें, उसको पीपी माने क्या, तो तुमको क्या बोलना होगा, इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को पहले क्या करना होगा, एग्रीगेट करना होगा, एग्रीगेट करके देखो कि अगर वो सिग्निफिकेंट बन रहा है क्या, फिर क्या वो डेफिनेशन और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो उसको पीपी कंसिडर करना है, अदरवाइज कंसिडर नहीं करना है। क्लियर है ये वाली चीज। तीसरा सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल, क्लियरली बोलना कि भैया वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपने को एसेट में हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए उनको क्लियरली क्या मानने का, पीपीई कंसिडर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट में सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट होगा। इनिशियल मेजरमेंट बोले क्या, कॉस्ट पे करना हमेशा, ऑलवेज एट कॉस्ट। अच्छा क्यों कॉस्ट क्यों बोला, आगे चल के जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आएगा ना, हर साल बैलेंस शीट की डेट को जो मेजरमेंट होगा उसके लिए दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवेल्यूशन मॉडल, लेकिन इनिशियल के अंदर केवल और केवल कॉस्ट मॉडल होगा ऑब्वियसली, ठीक है सर। उस केस में अगर हम एसेट खरीदते हैं तो क्या क्या आएगा, कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, एक तो शामिल होगा क्या, परचेज प्राइस, कितने में खरीदा आपने, सप्लायर से कितने में लेके आए। अच्छा उसमें अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हो तो लेस कर देना, रिबेट मिली हो तो लेस कर देना। नॉन रिफंडेबल जितने भी टैक्सेस हो जिनका आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है वो आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लेना। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जो उसको एक्वायर करने के, उसको क्या था इंटेंशन, उसको उस लोकेशन तक पहुंचाने के जो भी खर्चे हैं, यूज करने की लोकेशन तक पहुंचाने की जो भी खर्चे हैं, उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। क्या क्या शामिल है, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, उसको लाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ साइट हो गया, डिलीवरी हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, टेस्ट करते हैं हम उसको चलाकर, रन ट्रायल रन चला किया जाता है तो उसकी कॉस्टिंग है, वो भी एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट होगा। लेकिन जब उसका ट्रायल रन किया तो मान लो कोई प्रोडक्शन हुआ, उसको बेचोगे माल को तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम क्या कर लेना, उससे एसेट की कॉस्ट को कम कर लेना, ठीक है जी, उस प्रॉफिट से, ठीक है सर कम कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रोफेशनल फीस वगैरह अगर आपने कोई पे किया है पीपी एक्वायर करने में तो आप उसे ऐड कर देना। क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, और मैंने रिबन कट करने के लिए जयश्री को बुलवाया, ठीक है ना, हाँ जी फीता कट करने के लिए जयश्री को बुलवाया कि भाई जयश्री जी आइए 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 हमारे यहाँ थोड़ा सा, हाँ ये इनॉग्रेशन करना है। हालांकि ठीक है थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा इसको देने का, लेकिन फिर भी इसको पीपीई की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना, ठीक है ना। ओके चलिए डन। ओके आज सर कम दे रहे हो पैसा, लेकिन एक दिन मेरे को ही बुलाओगे ना, बहुत पैसा लूंगी इसमें इनॉग्रेशन का, देखना कभी मैं बहुत बड़ी नेता बनूंगी, बिल्कुल ठीक है। इनॉग्रेशन केस में तो इसको काउंट नहीं करना ना, पीपी के खर्चों में काउंट, पीपी की एसेट की कॉस्ट का पार्ट, हाँ पीपी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ओके एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट
नहीं करना, पीपीई कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना। कोई एडवर्टीजमेंट किया तुम लोगों ने, मैंने इतना बड़ा जगह लिया है, ठीक है ना, आओ जी आओ, ठीक है ना, बिल्डिंग बनवाई, आओ जी आओ, वो आओ जी आओ का खर्चा इंक्लूड नहीं करना। ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ को ट्रेन किया तुमने उस पीपी को रन करने के लिए, उसको शामिल नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड को शामिल नहीं करना, क्योंकि वो तो तुमने इंटर में भी पढ़ा होगा ना कि भाई कॉमन एक्सपेंसेस है, कॉमन एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो है नहीं, बस वो किसी न किसी बेसिस पे अलोकेट किए हुए होते हैं, तो उसको शामिल नहीं करना होता है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, क्वेश्चन ऐसा ऐसे भी देते हैं कि ऑपरेटिंग लॉसेस है उसको पीपी की कॉस्ट का पार्ट मान लिया। अरे भैया क्यों मान लिया? ऑपरेटिंग लॉसेस को पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंटिटीज ऑपरेशन, भैया जगह चेंज करनी पड़ी, जगह चेंज करनी पड़ी तो पीपी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए मान लो, तो खर्चा तो बैठा ना कि हाँ इसको लेके इधर आया तो इतना खर्चा बैठा, तो उसके कारण कोई पीपी की कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ जानी है, नहीं, पीपी की कॉस्ट नहीं बढ़ानी है। एक स्पेशल क्या था, कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग और साइट रिस्टोरेशन का खर्चा। भाई मैंने मशीन बनाई, गवर्नमेंट ने कहा कि जिस जगह पे तुमने खड्डा करके ये मशीन लगवाई है ना, इस खड्डे को वापस भर के जाना, तो साइट को रीस्टोर करना पड़ेगा ना, मेरे को वापस पहले जैसा बनाना पड़ेगा ना, पे खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो क्या करूंगा, उस खर्चे को भी आज पीपी की कॉस्ट का पार्ट मानूंगा, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे। किस बेसिस पे? प्रेजेंट वैल्यू। अभी इसका क्वेश्चन करना है ना आज अपने को बिड़ते ही, हाँ जी सर इसको क्वेश्चन करना है, और हर साल ये अनवाइंड होता जाएगा। अनवाइंड का मतलब अभी देखेंगे ना कि अनवाइंड कैसे होगा। हर बार मैंने बोला था ना, वो वापस अभी तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेके आ रहे हो, लेकिन एट लास्ट वहां तक पहुंचते 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 अपने को वापस वो वैल्यू बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, हर बार खर्चा करना है ना, हर बार इंटरेस्ट का खर्चा बुक करते हुए प्रोविजन को बढ़ाना है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। बताया था अनवाइंडिंग का एंट्री, हाँ सर अनवाइंडिंग का एंट्री आपने हमको बताया था। ओके, फिर एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, ये समझ में आया था ना, इसमें क्या क्या शामिल नहीं किया था कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहा कि भैया वो तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना, तुमसे नहीं करते तो किसी और से कर लेते, जरूर थोड़ी है कि तुमसे ही करना, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस नहीं था। ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देना था, कैश डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करना, तो उसको अपनी कैलकुलेशन में लाना ही नहीं, दिखाना ही नहीं, वो तो डायरेक्टली डिस्काउंट रिसीव्ड है, अपनी इनकम है, खत्म बात। ओके डन। चलिए सर पढ़े आगे, देखा रिकॉल हुआ ना। पढ़ना बोरिंग है लेकिन रिकॉल करना मस्त अच्छा लगता है। CFR को पढ़ना बोरिंग है, मैं खुद मानता हूँ, इसको लिखना पड़ता है, बोरिंग चीजें लिखनी पड़ती है, लेकिन वो लिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद रिकॉल करने में कोई बुरा नहीं लगता है, वो इंटरेस्टिंग ही लगता है। चलिए अब देखो आगे सर, एक और एग्जाम्पल। हाँ हाँ एग्जाम्पल वो डीकमीशनिंग वाला लिखना है ना। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन 10 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ मशीन 10 लाख रुपए। डीकमीशनिंग कॉस्ट आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद डीकमीशनिंग कॉस्ट आएगा कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। डिस्काउंटिंग रेट 10%, डिस्काउंटिंग रेट 10%। क्या क्या बताना है आपको? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मशीन to be recognized in books, to be recognized in books। बुक्स में कितने पे तुम दिखाओगे मशीन को, पहले तो। दूसरा पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज 5 सालों के लिए।
पूरे 5 साल के लिए जर्नल एंट्रीज करेंगे। कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा पता चलेगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मशीन की कॉस्ट पता करनी है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन में क्या क्या शामिल होगा? सर, अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, फर्स्ट पार्ट, अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई कितना मानेंगे? सर एक तो 10 लाख मानेंगे, वो तो पे करके आए हैं हम लोग। और क्या मानेंगे? जो डी कमीशनिंग कॉस्ट आ रही है उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखेंगे ना, तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना आएगा देखना जरा। 10% का 5वें साल का पी फैक्टर कितना होता है? 10% का 5वें साल का पी फैक्टर 1 डिवाइड बाय, आप एक काम करो ऐसे कर डायरेक्ट ही कर दो, 5 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 5। प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखो कितना आ रहा है। 5 लाख रुपए 5 साल बाद लगने वाले हैं, तो 10% का पी फैक्टर लगाते हुए, पी फैक्टर लगाना सबको आता है ना, इंटर में सबने सीखा है एफएम, ठीक है ना, और फाइनल में भी सीखा ही है जिसने एसएफएम पढ़ लिया है। तो 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में 5th ईयर के एंड में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन कितना आया? 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 5 बार किया इंटू 5 लाख कर दो प्लस 10 लाख कर दो, कितना आ रहा है बोलो? 13 461 कर दो, 13,10,461। ओके, तो अपनी बुक्स में पीपी को कितने पे रिकॉग्नाइज करोगे? 13,10,461 रुपए पे रिकॉग्नाइज करोगे। अब एंट्रीज कर देते हैं फटाफट से। सर पहली एंट्री तो हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद हर बार इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग करना होगा कि नहीं करना होगा? तो उसके लिए काम करेगा, पहले हर बार पता कर लें कि कितना कितना इंटरेस्ट ऐड होने वाला है। या तो आप पहले टेबल बना के कर लो, या फिर पहले टेबल बना के थोड़ा इजी रहता है, वरना क्या करोगे? ऐड करते करते क्यूमुलेटिव बाद में कर लेना। कैसे करना चाहोगे बोलो? हाँ सर, कैसे भी कर सकते हैं। चलो एक काम करो, एंट्रीज करना स्टार्ट करो। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले आज क्या करोगे? टुडे आज क्या एंट्री करोगे? सर आज हम करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन ब्रैकेट में लिख दिया पीपीई, अकाउंट डेबिट क्योंकि आगे जाके बैलेंस शीट में किधर शो होगा? पीपीई हेड में होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने से डेबिट करोगे? 13,10,461। टू, पैसा कितना दे के आए हो तुम? तो बैंक अकाउंट, मान रहा हूं कि पैसा दे दिया है मैंने इस मशीन का, कितने रुपए? तो बैंक कितना लिखूं? सर बैंक लिखूंगा 10 लाख रुपए। सप्लायर को दे के आया हूं कितना? 10 लाख रुपए। मान लिया मैंने पेमेंट कर दिया, अगर उधारी मानता तो टू सप्लायर भी कर सकता था। फिर उसके बाद टू, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग अकाउंट कितना? आज रिकॉर्ड करेंगे 3,10,461 प्रेजेंट वैल्यू पे, बीइंग पीपीई रिकॉग्नाइज्ड या बीइंग मशीन रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, बीइंग मशीन रिकॉग्नाइज्ड। खत्म, डन। सर हो गया ये तो। अब क्या करना है? अब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1 ये मान लेते हैं हम साल की शुरुआत में कर रहे थे, हमने मशीन खरीदा है आज। अब फर्स्ट ईयर के एंड में आपको क्या करना होगा? इस प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग के लिए इंटरेस्ट का जो होगा एलिमेंट, उसको क्या करना होगा? अनवाइंड करना होगा ना। अनवाइंड का मतलब, अब देखो आज तो तुमने लाइब्रेरी कितना बुक किया? 3,10,461, लेकिन एक्चुअल में तो 5 साल, कितने साल बाद? 5 साल बाद तुमको 5 लाख रुपए देने हैं कि नहीं देने हैं? हाँ, तो धीरे धीरे करके उस लाइब्रेरी को क्या करना है? अमाउंट को इंक्रीज करना है। धीरे धीरे करके क्या करना है? अमाउंट को इंक्रीज करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम नियर आते जाएंगे किसके? 5 साल बाद के मैच्योरिटी के पास आते जाएंगे, देखा जाए तो जब हमको एक्चुअली खर्चा लगना है ये,
वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? मतलब मेरे को हर बार बैलेंस शीट में क्या देखना होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू रिवाइज करना होगा। देखा जाए तो मुझे क्या करना हो रहा है, हर बार के एंड में प्रेजेंट वैल्यू क्या करना हो रहा है, रिवाइज करना हो रहा है। अच्छा सर, तो सर उसके लिए क्या किया जाएगा, एंट्री करो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, कुछ भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। पहले साल कितना होएगा, देखो आपने बुक कितना किया था, 310461, तो 310461 का 10% कितना हो रहा है, 31046, 31046 लिख दो, 31046। ओके, अब आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कितना आएगा, 310461 प्लस 31046। ओके, इंक्रीज हो गया है रिवाइज अमाउंट। ओके, अब हर साल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड ऑफ ईयर 2 एंट्री सेम, एंट्री सेम, कौन सा एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ऐसा शॉर्ट में कर देना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन डॉट डॉट डॉट। ओके, इस बार कितना, अच्छा सर इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अनवाइंडेड, ठीक है ना। ओके, अनवाइंडेड, ओके सर ये अनवाइंडेड वर्ड कहाँ लिखवाया था, यहाँ लिखवाया था ना, देखो अनवाइंडिंग also at the each year and unwind the discount as the above cost of decommissioning has been recorded at present value। हर बार आपको इसको present value पे रिकॉर्ड करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सर प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया क्या, हाँ हो गया है, हाँ हो गया है। अच्छा अब क्या करोगे, अब इंटरेस्ट कैसे करोगे सर, इस बार कैसे आएगा, 310461 तो था ही, पिछली बार आपने 31046 से और इंक्रीज कर दिया। ओके ठीक है, जैसी सो गई ना झूठी, इंटू 10%। ओके करो, देखो कितना आ रहा है, 341.7 था ना, तो ये लो जी 1 कर दो, 34151। ओके जी, बढ़ो आगे और एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 3 अगेन वही एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट। इस बार कितना सर, इस बार 310461 तो पहले था, फर्स्ट ईयर में अनवाइंड हुआ 31046, सेकेंड ईयर में अनवाइंड हुआ 34151 और इनटू 10%। बताओ जी कितना आ रहा है, 3756 5.8, तो ये लो जी 6 कर दो, 37566। ओके, अब 2 साल और करने हैं, सो एंड ऑफ ईयर 4 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। इस बार कितना, 310461 प्लस पहले साल जो अनवाइंड हुआ 31046, दूसरे साल हुआ 34151, तीसरे साल कितना 37566, इसका 10% हर बार ऐड होता जाएगा, क्यूमुलेटिव बेसिस पे ऐड होता जा रहा है। ओके, जो लास्ट बैलेंस है प्रोविजन का उस पे 10% ऐड होता जा रहा है। क्यों 10% ही क्यों, क्योंकि 10% से ही तो डिस्काउंटिंग किया था, तो कंपाउंडिंग भी 10% से ही तो करेंगे। ओके, कितना आया, अभी आपको बार बार वैल्यू ऐड नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेटर पे क्या करना चाहिए, हाँ जो टोटल आया था ना वो यहाँ पे लिख देना चाहिए। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वाला वैल्यू ऐड करके फिर टोटल लिख दोगे, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है जी, ओके कितना बताया,
410 41322, ये हर्ष तो दूसरा बता रहा था। हाँ 41322, ओके। और फिर उसके बाद बेचारे बच्चों ने मैसेज कर करके बताया भी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ जी, कोई ना बच्चों, माय मिस्टेक। फिफ्थ ईयर देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, कितना करोगे इस बार? सर पहले साल 310461, दूसरे साल 31046, सॉरी स्टार्टिंग था 310461, पहले साल अनवाइंडिंग हुआ, दूसरे साल अनवाइंडिंग हुआ, तीसरे साल अनवाइंडिंग हुआ, और चौथे साल कितना 41322। अब इसका इन सब का टोटल का 10% पांचवें साल अनवाइंडिंग हो गया, कितना अमाउंट? 4544 इसको 45454 कर लेना। पता है क्यों? पता है क्यों? लास्ट ईयर पढ़ा है ना अपन लोगों ने, सबने हायर परचेज वगैरह के अंदर लास्ट ईयर क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट क्यों किया? ताकि इनका टोटल किसके बराबर आ जाए, 5 लाख के बराबर आ जाए। तो लास्ट में आप ऐसा, इसके बजाय आप बेटर क्या रहेगा, ऐसा 5 लाख बनाना है ना मेरे को, तो 5 लाख में से ये सब लेस कर देना, 310461, 31046, 34151, 37566 और 41322, अपने आप आ जाएगा 45454। आ रहा है क्या, देख लो एक बार, आ रहा है, ओके जी। ये 5 साल का हो गया। अब अगेन 5 साल के एंड में एक्चुअली तुमको खर्चा करना है कि नहीं करना है? हाँ सर करना है ना। तो वो जो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग तुमने अब तक क्रिएट किया है ना, उसका बैलेंस हो चुका है 5 लाख। अब तुम 5 लाख का पेमेंट करोगे ना, तो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख, और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा कितना, 5 लाख। टू बैंक अकाउंट कितना, 5 लाख। खत्म बात। ये था प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। समझ में आया क्या इसको? पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ गया ना? अभी कोई दिक्कत नहीं? अब इसमें एक पॉइंट आगे चल के आएगा कि बीच में कहीं आपका एस्टिमेशन बदल गया कि डीकमीशनिंग का खर्चा 5 लाख नहीं भैया 6 लाख लगेगा, 7 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, तो उसको कैसे डील किया जाएगा वो बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि स्टार्टिंग का एस्टिमेशन लास्ट तक वही एस्टिमेशन रहा, तो उस केस में आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इसका नरेशन क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग being decommissioning cost paid, being decommissioning cost paid, done। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है डीकमीशनिंग का अकाउंटिंग पूरा। चलिए बढ़े अब आगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक सीख लिया, अभी कोई डाउट नहीं है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर हम पीपीई को खरीदते हैं तो उसको बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो हमने देखा परचेज प्राइस है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट है। देखा? ओके, तो दोनों की क्वेश्चन भी कर लिए। अब क्या करें सर? अभी इनिशियल मेजरमेंट खत्म थोड़ी ना हुआ, ये तो कब, जब हम एसेट को नॉर्मल बेसिस पे खरीद के लेके आते हैं। अभी सेकेंड पार्ट, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट इनिशियल मेजरमेंट में। अब सेकेंड पार्ट, अगर तुम एसेट को खरीद के लेके आते हो लेकिन उसके लिए पेमेंट कैसे करते हो? थोड़ा थोड़ा करके करते हो। आज किया, 1 साल बाद किया, फिर 1 साल और बाद किया, डेफर्ड पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया? धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब धीरे धीरे पेमेंट करोगे तो एक बात बताओ, उस पेमेंट की अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा। वो हायर परचेज वाला सिस्टम हो गया ना, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करोगे तो सामने वाला तुमसे ज्यादा पैसा चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो उसके केस में तुमको अकाउंटिंग कैसे करना है, तो सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन
डेफर्ड कंसिडरेशन, इसमें लिखूं if payment is deferred beyond, ये AS10 में भी बताया था मैंने, beyond normal credit terms, beyond normal credit terms. नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स क्या होता है कि भाई मैंने आपको माल बेचा, आप मुझे 1 महीने में पैसा दे देना या 2 महीने में पैसा दे देना, वो तो वह नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। लेकिन उससे भी ज्यादा तुम मांग रहे हो ऑब्वियसली, तो उसके लिए हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स देन cost of PPE, cost of PPE will be, कितना होगा? हायर परचेज पड़ा है ना, हायर परचेज में एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करते थे तुम लोग? कैश प्राइस पे करते थे कि नहीं करते थे? तो यहां पर भी विल बी कैश प्राइस, कैश प्राइस equivalent at the cash price equivalent at the recognition date, at the recognition date. ओके, कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट मतलब जिस दिन आप उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे उस दिन उसका कैश प्राइस कितना है। तो या तो क्वेश्चन वाला क्लियरली कैश प्राइस देके रखेगा, बट इतना सीधा थोड़ी ना होता है वो लोग कि तुमको डायरेक्ट कैश प्राइस भी लिख के देगा, हायर परचेज भी जैसे कैश प्राइस भी दे देगा, फिर इंस्टॉलमेंट का दे देगा और फिर उनको बताएगा बताओ एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करें। नहीं, तो क्या चाहता है वो? कैश प्राइस गिवन नहीं होगा। हायर परचेज में याद है व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, हायर परचेज इंटर व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, तो तुम एन्युटी फैक्टर लगाते थे अगर हर साल सेम है तो, और हर साल सेम नहीं होगा तो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो इंस्टॉलमेंट का अगर मैं डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो उसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हाँ सर हट जाएगा। सर कैसे हट जाता है? अरे मैंने कहा सोचो, आज 100 रुपए है, मार्केट में 10% रेट है, तो वो FM पढ़ाने लग गया हो ना, थोड़ा सा बीच में सुनना। 100 रुपए है, मार्केट में 10% रेट है, तो साल भर बाद वो कितना वर्थ रखता है? 110 रखता है कि नहीं रखता है? अब मान लो मेरे को क्या करना है, उल्टा चल, साल भर बाद मिलने वाला जो 110 है उसका प्रेजेंट वैल्यू देखना है, 10% की रेट है, तो तुम लोग क्या करते हो, पहले साल का पी फैक्टर 0.909 लगाते हो कि नहीं लगाते? 110 को 0.909 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 आता है कि नहीं आता है? तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट एलिमेंट ही तो हटा रहे हैं, 110 में जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो हटा रहे हैं। तो भैया जो बंदा सामने वाला मुझसे पैसा चार्ज कर रहा है उसका अगर मैं डिस्काउंटिंग कर देता हूं तो इंटरेस्ट एलिमेंट हट जाएगा और केवल क्या बच जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट बच जाएगा, दैट इज द कैश प्राइस। समझा? ओके चलिए जी, तो देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट लाइन लिखूं, द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस, the difference between the cash price the difference between the cash price at the recognition date at recognition date and the total payment and the total payment is recognized as तुम लोग भी क्या करते थे, एचपीपी और कैश प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलते थे? एचपीपी हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलते थे? इंटरेस्ट। सिंपल, तो रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस over the credit period, over the credit period. Okay,
अब इसमें हम करते हैं क्वेश्चन। लिखा, चलिए देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, on 1st April 2024, on 1st April 2024, an item of property an item of property is offered for sale, is offered for sale at rupees 100 lakh, at rupees 100 lakh, comma, with payment term, with payment term being 3 equal installment, 3 equal installment, 3 equal installments of rupees 33,33,333 over a 2-year period, over a 2-year period. सर 3 इंस्टॉलमेंट और 2 साल कैसे? अरे एक तो डाउन पेमेंट हो गया ना, और बाकी फर्स्ट ईयर का एंड और सेकंड ईयर का एंड। 3 बार आपको 33,33,333 रुपए देने हैं, एक बार 34 रुपए भी दे देना लास्ट में, ताकि 10 लाख रुपए पूरे हो जाए। ओके, फिर आगे लिखो, पेमेंट आर मेड, payments are made on 1st April 2024, पहला तो 1 अप्रैल 2024 को ही चला जाएगा, फिर दूसरा 31 मार्च 31 मार्च 2025 एंड 31st March 2026। ओके, फिर बोला कि भैया इंटरेस्ट रेट कितना है, implicit interest rate is 5.36% per annum, 5.36% per annum. Show how the property will be recorded. Show how the property will be recorded as per Ind AS, कौन सा Ind AS 16, and also pass necessary journal entry, also pass journal entry. ओके, तो 100 लाख का प्रॉपर्टी ऑफर किया और 100 लाख पेमेंट कैसे करना है, 33,33,333 अभी देना, फिर 1 साल बाद देना, फिर दूसरे साल के एंड में देना। इसका मतलब इस 100 लाख में पक्का इंटरेस्ट शामिल है, हाँ या ना? तो मुझे सबसे पहले तो इंटरेस्ट का अमाउंट पता कर लेना और प्रिंसिपल का अमाउंट, कैश प्राइस पता करना है, क्योंकि रिकॉर्ड किस पे करूंगा, पीपी को, कैश प्राइस पे। तो चलिए बनाते हैं एक टेबल और पता करते हैं कैश प्राइस। लिखो कैलकुलेशन ऑफ
कैश प्राइस इक्विवेलेंट, calculation of cash price equivalent at recognition date. At recognition date. ईयर, कब का पेमेंट हो रहा है सर? एक तो आज हो रहा है, आज को क्या बोलते हो? जीरो। एक फर्स्ट ईयर के एंड में हो रहा है और एक सेकेंड ईयर के एंड में हो रहा है। इंस्टॉलमेंट 33,33,333, फिर 33,33,333, फिर 33,33,334। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दो, पी फैक्टर एट द रेट 5.36%। जीरो ईयर के लिए पी फैक्टर क्या होगा? 1। आज ₹1 के बराबर ही है। फिर उसके बाद करो 1 डिवाइडेड बाय 1.0536, कितना आता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.0536 0.949। फिर एक बार और इक्वल टू कर दो 901। ओके, तो पहला तो आया 3,33,333। दूसरा आया है कितना? 0.949 से मल्टीप्लाई करेंगे 31,63,333। ओके, चौथा सॉरी तीसरा 0.901 से मल्टीप्लाई करके कितना? अरे कितना आया? 334। ओके, टोटल लगा दीजिए। ओके स्नेहा, टोटल लगा दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू का टोटल क्या 95 लाख आ रहा है? ओके, हाँ जी, क्या 95 लाख आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो हमने कैश प्राइस पता कर लिया, कितना? 95 लाख। तो एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 95 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा और फिर हर बार इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करता जाऊंगा। ठीक है सर, ओके। तो अगले ने पूछा था हाउ द प्रॉपर्टी विल बी रिकॉर्डेड एज पर इंड 16, तो वो लिख सकते हैं। ओके, करें एंट्रीज। तो पहले तो बता दो कि आप ये प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड at cash price, that is 95 lakh। ओके, अब जर्नल एंट्रीज देखो। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री सबसे पहले आज 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 तुम
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो पीपीई अकाउंट डेबिट कितने पे रिकॉर्ड करोगे पीपीई को? 95 लाख पे। उसमें से क्या तुम अभी कोई डाउन पेमेंट दे रहे हो? क्या तुम अभी कोई डाउन पेमेंट दे रहे हो? हाँ, कितना? 33,33,333 और बाकी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लोगे टू वेंडर। कितना? 61 लाख 66,667। वही हायर परचेज वाली अकाउंटिंग है और क्या है, ठीक है ना? बीइंग पीपीई रिकॉग्नाइज्ड और आपने एक तरीके से डाउन पेमेंट दे दिया। फिर उसके बाद साल के एंड में 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट का खर्चा बुक करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितना बुक करोगे? सर वेंडर को देना था 61,66,667, इसका 5.36% देखना। जो लाइबिलिटी थी उसका जितना अमाउंट पेएबल होगा ऑब्वियसली उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। कितना आया? 3,30,533। ओके, और अब 31 मार्च को तुम वेंडर को पेमेंट कर दोगे दूसरा इंस्टॉलमेंट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक दूसरा इंस्टॉलमेंट 33,33,333। 33,33,333। ये लो जी, पहला साल कंप्लीट। अभी 31 मार्च 2026 अगेन इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इस बार इंटरेस्ट किस पर बनेगा? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे बनता है इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? सर देखो स्टार्टिंग में लाइबिलिटी थी 61, 66, 667। फिर अगले साल इंटरेस्ट ड्यू हुआ कितना? 3,30,533। उसमें से टोटल पेमेंट कितना हो चुका है? 33,33,333 का। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट 5.36%। देखो कितना आ रहा है। टेबल बना के भी कर सकते थे पहले, जैसे हायर परचेज में बनाया करते थे, बट जरूरत नहीं था, 2 साल का ही था तो मैंने कहा डायरेक्ट कर लो। तो वेंडर क्रेडिट माइनस, हाँ जितना क्रेडिट हो रहा है उसको ऐड कर दो, जितना डेबिट हो रहा है माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 5.36%। कितना? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हाँ, आराम से। ऑनलाइन में कोई लवी, स्नेहा, तनिषा? बीइंग इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड और फिर 31 मार्च को तुम क्या कर देना? पेमेंट कर देना वेंडर को। और 169583। अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, ये आ रहा है। बट अब सुनो, एक बात बताओ, वही वाली बात लास्ट में बैलेंसिंग फिगर वाली। अब इसका 5.36% तो ये आ रहा है, लेकिन ये मिलाऊंगा तो मेरे को वेंडर को जो पेमेंट करना है वो 33,33,334। वो कैसे बैठेगा? उसके लिए लास्ट वाले में हमेशा क्या करना? वही बैलेंसिंग फिगर लिखो, कैलकुलेशन भले ही है लेकिन अमाउंट वो वाला दिखाना। कौन सा वाला सर? कि भाई अपने को क्या करना है, टोटल पेमेंट कितना बन रहा है सर अब लास्ट में?
मुझे कितना बनाना है इसको, 33,33,334 का पेमेंट करना है, या यूं कहूं अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल अमाउंट ड्यू, उसमें से कितना पेमेंट हो चुका है, द टोटल अमाउंट ड्यू था 6166, देखना एक बार, दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना बैठा, कितना अमाउंट बैठा देखो, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल हाँ कितना बैठा ये बताओ इन तीनों का, 61,667 61,66,667 प्लस 3,30,533 माइनस 33,333 ये कितना बैठा, वेंडर का बैलेंस कितना बोल रहे हो जिस पर तुमने 5.36% कैलकुलेट किया था, वो कितना बैठ रहा है, 31,63,867। ओके इतना अमाउंट वेंडर को देना है, लेकिन तुम लास्ट में दे कितना रहे हो, 33,33,334, वो एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है, इंटरेस्ट की वजह से तो दिया जा रहा है। अब बताओ डिफरेंस कितना है, ये वाला 169,467, ये एग्जैक्ट आ जाएगा, ये राउंड ऑफ इसलिए किया गया है, वैसे तो वो तरीका ठीक था इंटरेस्ट, लेकिन राउंड ऑफ करना पड़ा क्योंकि अमाउंट मैच करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करके वो एग्जैक्ट नहीं आ पाता ना अमाउंट, इसलिए तो 169, लास्ट में हमेशा हायर परचेज में भी हमने जाना था, बैलेंसिंग फिगर देख लेना चाहिए, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर देख लेना चाहिए, तो ये था इंस्टॉलमेंट अमाउंट और ये 3163 क्या था, बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसका डिफरेंस 169,467। ओके और अब वेंडर को पेमेंट कर दो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 33,33,334, डन, समझा क्या, तो डेफर्ड कंसिडरेशन का पार्ट भी सीख लिया अपन ने आज, कि अगर धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है टोटल तो भैया उसमें इंटरेस्ट शामिल है, तो आपको क्या करना होगा, उसका इंटरेस्ट एलिमेंट हटा देना होगा, कैसे हटाना होगा, डिस्काउंटिंग करके हटा देना होगा, और एसेट को किस पे रिकॉर्ड करोगे, कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, और फिर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट ड्यू करते चलो और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते चलो। चलिए तो फिर आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।